ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हम नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारा है स्टमक, इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टमक की सबसे पहला जो पॉइंट नोट करना है वो ये, स्टमक का शेप क्या है। तो जब शेप पूछा जाए आपसे तो आप इसका शेप लिखोगे सिकल शेप या फिर कैपिटल जे शेप, ये इसका शेप है। ठीक है, और ये जो शेप है स्टमक का, ये तभी देखने को मिलेगा जब ये एम्प्टी कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन मीन्स फूड स्टमक में नहीं होगा, तब ऐसा शेप है। और अगर जब स्टमक फुल हो जाए, फूड से फुल हो जाए, तब इसका शेप ऐसा नहीं होता, तो वो कुछ ओवल सा हो जाएगा, है ना। तो ये एम्प्टी स्पेस में ही हम नॉर्मली उसका शेप देखते हैं। और दूसरी जो पॉइंट आपको याद रखना है स्टमक के बारे में, स्टमक की वॉल में जो हम पेरिस्टालिसिस की बात कर रहे थे, पेरिस्टालिसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? लोअर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस। तो स्टमक की वॉल में पेरिस्टालिसिस सबसे फास्ट होता है। फास्टेस्ट पेरिस्टालिसिस अगर हम एलिमेंट्री कैनाल में देखें कहीं तो इधर ही होता है। तो पेरिस्टालिसिस के लिए लिखोगे फास्टेस्ट पेरिस्टालिसिस अकर्स इन दिस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये जो फास्टेस्ट पेरिस्टालिसिस है ये करता क्या है? इट हेल्प्स इन चर्निंग ऑफ फूड। अब ये चर्निंग ऑफ फूड क्या है? जब हम एक कोई ऐसे पाउच ले लें, एक सैक जैसा कोई पाउच ले लें, थैला ले लें, और उसमें मिट्टी के थोड़े थोड़े टुकड़े डाल लें, और दोनों तरफ से पाउच को पकड़ के एक तरफ इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, बार बार ऐसे ऐसे करें, तो उनका जो टुकड़ा है मिट्टी का वो आपस में फ्रिक्शन करेगा, एक के ऊपर एक फ्रिक्शन करेगा, और वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो बड़ा टुकड़ा है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो ये जो चर्निंग ऑफ फूड है सेम एज इट इज इसी प्रिंसिपल के पे काम करता है। जो हमने च्यूइंग करके फूड इंजेस्ट करा है वो स्टमक में क्या, वो पेट का जो वॉल है, स्टमक की वॉल है, वो चर्निंग करती है, बहुत तेजी से फूड को इधर उधर कराती है। तो उनके पार्टिकल्स आपस में फ्रिक्शन करते हैं, एंड फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो हमारा फूड पार्टिकल है और छोटा हो जाता है, एकदम पल्पी हो जाता है। उसमें एक और एसिड भी ऐड होता है, वो एसिड की बात कर देते हैं, फिर अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो चर्निंग ऑफ फूड किस में हेल्प करता है वो यहीं पे नोट कर लो। इट इंक्रीजेस फ्रिक्शन कॉजेज रिजल्ट्स, ऐसा लिखना, दैट रिजल्ट्स डिक्रीज इन साइज ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स का साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है, इसके स्टमक की वॉल में एक ग्लैंड पाया जाता है। इन द वॉल ऑफ स्टमक, इन द वॉल ऑफ स्टमक, हमने इसके बारे में बात कर ली है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? इन द वॉल ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। ये क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस। एंड गैस्ट्रिक जूस की जब बात करते हैं तो इसका एक बहुत स्पेशल कंपोनेंट है, ये बहुत एसिडिक होता है। इट इज हाईली एसिडिक, सिर्फ एसिडिक नहीं लिखना है, इट इज हाईली एसिडिक। अब हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि इस गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड होता है, that because the presence of, due to the presence of HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl की प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक कितना एसिडिक है? तो आपसे पीएच भी कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका पीएच होता है 2 से 2.5 के बीच, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच है। अगर इस पीएच का कोई सोल्यूशन अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए तो पूरा स्किन मसल्स को डिसॉल्व करता चला जाएगा। इवन आयरन रॉड भी इसमें डिप करो तो वो भी डिसॉल्व होना।
अंदर कैसे हमारा कहानी बच रहा है, वो हम वही समझेंगे, है ना। तो ये हाईली एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस है वो भी इसी में मदद करता है, जो हमारा फूड का पार्टिकल्स है उसको मिनिमाइज करता है, छोटा करता है ना। और जब फूड के साथ एक और यहाँ ऊपर बात लिख लेना, जब हमारा फूड हम इस माउथ से इंजेस्ट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, फूड में एक ग्लैंड का सिक्रीशन ऐड हो जाता है, सलेवरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सलाइवा। जब ये मिक्स हो जाता है तब फूड को हम बोल देते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। फूड मिक्स विद सलाइवा देन इट इज कॉल्ड बोलस। और यही जब बोलस आपके इधर आ गया स्टमक में, कहाँ आ गया? स्टमक में, तो बोलस के साथ क्या क्या ऐड हो गया? बोलस के साथ ऐड हो गया गैस्ट्रिक जूस। क्या ऐड हो गया? गैस्ट्रिक जूस। देन दिस फूड इज टर्म्ड एज काइम। तब इसको आपने क्या बोल दोगे? काइम बोल दोगे, है ना। तो ये गैस्ट्रिक जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसका रोल है, ये अपन देखते हैं। अब अपन को गैस्ट्रिक जूस के बारे में पहले बात, गैस्ट्रिक जूस की पहले कॉम्पोजिशन लिखो। कॉम्पोजिशन तो सेम मेन जो इनका कंपोनेंट है दैट इज HCl प्लस इसके साथ साथ आपका कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो एंजाइम्स है वो क्या करता है अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते, है ना। जो इसका मेन कंपोनेंट है ये HCl, इसका क्या फंक्शन है वो अपन यहाँ पे नोट करते हैं, है ना। आगे एक हेडिंग बना लेना, फंक्शंस ऑफ HCl। HCl का क्या क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लो। पहला इसका जो रोल है ये करता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जो फूड में जर्म्स आपके होते हैं, जो कुछ जर्म्स अगर आपके फूड में रह गए कुकिंग के बाद भी, आप कुक करते हो बहुत सारे जर्म्स वही मर जाते हैं कुकिंग के दौरान ही, जो कुछ रह गया और वो आपके फूड के साथ स्टमक तक चला गया, तो HCl का काम है उन जर्म्स को मारना, है ना, जर्म्स को किल करता है। दूसरा, इट मेक्स एसिडिक मीडियम ऑफ फूड। फूड का मीडियम ये चेंज करता है। जो भी आपने फूड खाया है, जैसा भी खाया है, एसिडिक है तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका वो स्टमक में जाके, और अगर बेसिक आपने फूड खाया है तो वो एसिडिक हो जाएगा। ये इसका काम है। नेक्स्ट जो आपको बात समझनी है, एसिड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर आता है वो आपने यूज करा है? टॉयलेट क्लीनर भी, उसमें भी एसिड होता है। अगर उसको हम फर्श पे गिरा देते हैं, फर्श पे अगर थोड़ा उसके ड्रॉप्स गिर गए तो फर्श पे ना वो ऐसे बबल्स बनने लगते हैं, है ना। फर्श के ऊपर छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं वाइट से, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। उसको बोलते हैं कोरिजन ऑफ मटेरियल। जिस भी मटेरियल के ऊपर एसिड गिरता है उसका वो कोरिजन करने लगता है। एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी आपके एसिड के पास है, सभी एसिड के पास। अब आपका सोचो, आपने फूड खाया और उधर एसिड है, तो वो फूड के पार्टिकल्स को भी सरफेस से कोरोड करेगा, है ना। तो फूड पार्टिकल्स आपके फिर से वो कैसे होते जाएंगे? छोटे होते चले जाएंगे, है ना। तो हमारा जो फूड है वो पल्पी नेचर का होने लगता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे, इट हेल्प्स इन कोरिजन ऑफ फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका कोरिजन करता है, जिससे क्या होगा? सेम वही बात है, फूड पार्टिकल्स का साइज डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। साइज ऑफ फूड पार्टिकल गेट डिक्रीज, ये इनका काम। और एक और इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से समझ लो। ये कुछ आपके एंजाइम्स हैं। क्या है? कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारा ये गैस्ट्रिक जूस का ही कंपोनेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम्स होते हैं स्टमक में, बट वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं
जैसे ही HCl का सिक्रेशन शुरू हो आता है, बढ़ता है, वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक इसका काम ये भी है, इट एक्टिवेट्स सम एंजाइम्स। अब वो कौन कौन से एंजाइम हैं जिसको ये एक्टिवेट करता है, वो यहाँ पे लिखो। पहला है प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम? प्रोरेनिन, है ना। ये प्रोरेनिन एक इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है। इसको HCl एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द रेनिन। ये इसका एक्टिव फॉर्म है। अभी इस रेनिन का क्या काम होता है वो हम आगे बात करेंगे। ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और अच्छी बात ये याद रखना है, ये रेनिन या हम बात करें प्रोरेनिन, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है। इट प्रेजेंट इन ओनली इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स समझ रहे हो? बच्चों में, छोटे बच्चों में ये पाया जाता है। बड़ों में या अपन बात करें अपनों में ये नहीं मिलता, अपने एज के ग्रुप में नहीं आता। दूसरा, एक और एंजाइम है जिसको ये एक्टिवेट करता है, दैट इज द पेप्सिनोजन। एंजाइम का नाम लिखो, पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव एंजाइम है। ये गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंट होता है और ये HCl इसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। ये इसका एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। और इनका काम क्या है वो अपन हम बात करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। ये हमारे आप में प्रेजेंट है, हम सब में ये मिलता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, है ना। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का रोल समझ आ गया। अभी क्या करता है वो हम देखेंगे मैकेनिज्म में, लेकिन इतना याद रखना है कि पेप्सिनोजन प्रोरेनिन को HCl एक्टिवेट करता है। ठीक है। प्रो की जब बात करेंगे तो ये आपका क्या है, एक सफिक्स की तरह वर्ड है। सफिक्स बोलेंगे, प्रफिक्स बोलेंगे? प्रफिक्स है। जब पहले आता है मेन वर्ड के साथ तो ये प्रफिक्स है। क्या है? प्रेफिक्स है। और एक वर्ड आया जेन लास्ट में, पेप्सिनोजन, यही आया है ना, ये सफिक्स की तरह आया। तो जब ये दोनों वर्ड यूज होते हैं किसी एंजाइम के साथ, किसी एंजाइम में प्रो वर्ड लगा हो या लास्ट में जेन वर्ड लगा हो, इनका मतलब होता है इट इंडिकेट्स द इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म को ये रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, इनएक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है ये, और इसका रोल समझ आ गया। अब स्टमक की कहानी आ गई। नेक्स्ट अपना पॉइंट यही लिखना जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो। हमारा जो फूड होता है, फूड स्टे इन स्टमक फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स। आपका फूड जो होता है वो स्टमक में कितने टाइम के लिए रुकता है? 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है। इसलिए देखो, जब हम एक बार अपना मील ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो 3-4 घंटे तक हमें उसके बाद ही लगती है। उसके बाद क्यों लगती है? क्योंकि ये फूड जो है आपका वो आगे पास ऑन हो जाता है, और जब पास ऑन होगा तो आपका स्टमक खाली जल्दी लग जाती है ना। तो कितनी देर खाना आपके स्टमक में रुकता है? 3 to 4 आवर्स के लिए स्टमक में आपका फूड रुकता है, और इसलिए आपको इतनी देर भूख नहीं लगती। अब इस दौर में इस 3 से 4 घंटे तक आपका चर्निंग ऑफ फूड चल रहा होता है। फूड की पूरी पिसाई चल रही होती है स्टमक की पेरिस्टालिसिस की मदद से। अब उसके बाद स्टमक के थोड़े से पार्ट्स के बारे में समझ लो। स्टमक को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां लिखो नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्टमक। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो लिखो, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। ये 3 मेन पार्ट्स हैं स्टमक के। अब इनके डायग्राम में देखो, इनको ओइसोफेगस, ओइसोफेजियल स्फिंक्टर की बात हमने करी ली है,
ओइसोफेजियल स्फिंक्टर सबको याद है? चलो फिर तो अच्छी बात। उसके बाद अपना स्टमक की बात करें, यहाँ पे आपका क्या है, ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये वाला हिस्सा हार्ट के पास होता है, तो इसको हम लिख देते हैं कार्डियक। फिर ये हिस्सा मेन जो होता है वो फंडस, फंडस को ही हम बॉडी भी कह देते हैं। और ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है दैट इज द पाइलोरस, इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरस, ठीक है। और इस पाइलोरस वाला रीजन जाके खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, या आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम डिस्कस करेंगे। एंड ड्यूडेनम एंड पाइलोरस के जंक्शन पे एक स्फिंक्टर और होता है इधर, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का जब हम फंक्शन देखेंगे वो थोड़ा सा मैजिकल सा है। इस स्फिंक्टर को क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का जो रोल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, जो आपके स्टमक में काइम है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। फूड जब किसके साथ मिक्स हो गया, फूड किसके साथ मिक्स हो गया, गैस्ट्रिक जूस के साथ। फूड बोले तो बोलस, जब काइम गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया तब काइम बोलेंगे। तो ये काइम को थोड़ा थोड़ा काइम का अमाउंट जो है वो पास होने देता है आगे की तरफ। थोड़ा थोड़ा कितना अमाउंट, लगभग 1 से 1.5 स्पून का क्वांटिटी, जितना आप 1-1.5 स्पून में उठा सकते हैं। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड टूवर्ड इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल लिख लो पूरा वर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो इनके पार्ट्स की बात हो गई। एक और बात लिखनी है बस लास्ट, स्टमक की वॉल में एक और ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा, जिसका नाम है म्यूकस ग्लैंड, या उसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल्स, ठीक है। ये लिख लो, इन द वॉल ऑफ करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात हमने शुरू, एलिमेंट्री कैनाल में हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया है, एक बार फटाफट याद कर लो। हमने डिस्कस करा माउथ, ठीक, फिर बक्कल कैविटी, नेक्स्ट आ गया आपका फेरिंग्स, फिर हमने बात समझ ली ओइसोफेगस की, फिर हमने समझ लिया क्या, स्टमक। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है अपना इंटेस्टाइन। हेडिंग आप बनाओ इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के लिए सबसे पहली बात, मेजर पोर्शन यही बनाता है एलिमेंट्री कैनाल। इट मेक्स मेजर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मेजर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दूसरा कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। ये 2 हिस्से में हम डिवाइड। अब इन दोनों में हमें एक बार यही कंपेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम लेंथ की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा है। जो लार्ज इंटेस्टाइन, भले नाम उसका लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन लेंथ उसकी कम है। किसके कंपैरिजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन ग्रेटर है, और इसकी लेंथ जो है वो लेसर है। ये लगभग आपका बनाता है 6 से 7 मीटर एक एडल्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, और ये आपका लगभग बनाता है 1 से 1.5 मीटर एक एडल्ट की। लेंथ का तो आपने ये अपना रिलेशन देख लिया। अब जो इनका नाम यूज करा जाता है स्मॉल एंड लार्ज, वो नेक्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस पर किया जाता है। डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है, इसका डायमीटर क्या है, कम है, और इसका डायमीटर ज्यादा है, इसलिए इसका नाम हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब क्या हुआ, जो ये इंटेस्टाइन अगर हम ट्यूब कुछ हिस्सा बनाए, इसका डायमीटर अगर ये इतना है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर इससे कहीं ज्यादा है। अब नेक्स्ट जो आपको क्राइटेरिया इसमें कंपेयर करना है इनके पार्ट्स की। इनको स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी हम पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं कितने, कौन कौन से पार्ट्स, पहला हिस्सा है ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा है जेजेनम, और थर्ड पार्ट है इलियम। ये 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। अभी डायग्राम पे हम देखें, लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम पार्ट्स की बात करें, ये भी आपका
3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। एक एक पार्ट का नाम लिखते हैं। पहला सीकम, दूसरा पार्ट है कोलन एंड तीसरा पार्ट है रेक्टम। ये 3 पार्ट में डिवाइड। वो सीकम का ही पार्ट है, सीकम के ही से ही आउटग्रोथ होता है वो, है ना। अभी वो हम सब देख। अब हम इनका डायग्राम पहले बनाएं, तब आपको ये सारे पार्ट्स समझ आएंगे। एक डायग्राम बनाओ बढ़िया सा। ये आपका जो नैरो डायमीटर का है, जिसका डायमीटर कम है जो हिस्से का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम कॉइलिंग कम दिखाते हैं जिससे क्लियरिटी हमें समझ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। यहाँ पे मेजर पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बहुत कॉइल्ड स्टेज में भरा पड़ा रहता है ना। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इन पार्ट्स का हम समझते हैं कि कौन से हिस्से को क्या बोला है। ये जो आपका हिस्सा है, इसके ऊपर स्टमक होगा, स्टमक आके इधर खुलता है, इस हिस्से को बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये मेजर पोर्शन बनाता है जजनम। सबसे लास्ट हिस्सा है इसका इलियम। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ ओपन होता है? यहां से शुरू हो गया आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका डायमीटर ज्यादा है। अगर देखोगे तो डायमीटर ज्यादा है बट लेंथ कम होती है, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, इसको बोला जाता है सीकम। उसके बाद जो ये हिस्सा है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं कोलन। कहीं भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख। और लास्ट पार्ट जो है ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है रेक्टम। कोलन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर। कोलन के 3 हिस्से होते, तीनों का नाम देखो। पहला हिस्सा बोला जाता है असेंडिंग कोलन, दूसरा हिस्सा ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा हिस्सा डिसेंडिंग कोलन। ये 3 पार्ट में कोलन को डिवाइड करा जाए। कहाँ है कौन सा हिस्सा वो देखो। जो हमारा फूड होगा स्टमक से इधर ड्यूडेनम में आएगा, फिर जजनम में आएगा, फिर इलियम में आएगा, फिर कहाँ आएगा? इधर लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसे सीकम बोलेंगे, ठीक है। फिर ये फूड आपका इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर चले, किधर जाएगा? कोलन में। सीकम से कहाँ जाएगा? कोलन में। बट फूड का मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है। कैसा है? अपवर्ड है। इसलिए इस कोलन के इस पार्ट को बोल दिया जाता है असेंडिंग कोलन। अब यहाँ पे फूड जो होगा ऐसे आपका ट्रांसवर्स लाइन में, बॉडी के ऐसे ट्रांसवर्स लाइन में ट्रेवल करता। बॉडी का ये एक्सिस हुआ तो इस लाइन को क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स लाइन में। तो इस पार्ट को बोल दिया जाता है ट्रांसवर्स कोलन। एंड लास्ट जो पार्ट है, फूड आपका इस हिस्से में डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, इसलिए इस पार्ट को हम बोल देते हैं डिसेंडिंग कोलन। इस हिस्से को क्या बोल दिया? रेक्टम। उसके बाद आपने यहाँ एक हिस्सा बनाया है, ये एक ट्यूब जैसा, इसको बोला जाता है एनल कैनाल। क्या बोलते हैं? एनल कैनाल। एंड एनल कैनाल की ओपनिंग को बोला जाता है एनस। क्या बोलते हैं? एनस। बातें यहाँ अपन हम समझेंगे। पहले ये पूरा डायग्राम बना लो, इनके पार्ट्स का लेबलिंग कर लो, फिर हम एक एक पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात करेंगे तो 2-3 पॉइंट आपने लिख लिया। डायमीटर कम होता है, लेंथ क्या है ना। हाईली कॉइल्ड पार्ट है। क्या है? हाईली कॉइल्ड पार्ट है ये इंटेस्टाइन का या एलिमेंट्री कैनाल का। एंड उसके बाद कुछ बातें और लिखनी। इनकी वॉल में, इन देयर वॉल इंटेस्टाइनल, इनकी वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट। एंड ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम सकस इंटेरिकस। ये इस इंटेस्टाइनल जूस का अपना एक कॉम्पोजिशन है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इस इंटेस्टाइनल जूस में, वो हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल जूस है दैट फॉलोइंग एंजाइम्स, वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी बस जूस का नाम है। एंड इंटेस्टाइन के पास कुछ एडॉप्टेशंस होते हैं, वो समझना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इट हैज सम एडॉप्टेशन। जैसे पहला, इनका एक बहुत लंबा लेंथ होना। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करें। फंक्शन की जब बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है
कुछ हिस्सा बोले तो एक्चुअली बात करें तो मेजर पोर्शन जो है डाइजेशन का वो इधर ही होता है। एंड मेनली एब्जॉर्प्शन भी, दोनों काम इनका है, डाइजेशन का भी और एब्जॉर्प्शन का भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डाइजेशन करता है या एब्जॉर्प्शन नहीं करता या एब्जॉर्प्शन सिर्फ करता है, नहीं। इसका फंक्शन जब आप बात करोगे, यहीं पे पहले फंक्शन लिख लो, फिर एडॉप्टेशंस लिखेंगे तो बात समझ रहेगी। इनका फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनके एडॉप्टेशंस की बात, एडॉप्टेशंस क्या क्या है? पहला एडॉप्टेशन है इनका एक लंबा लेंथ होना, लेंथ बहुत ज्यादा, ग्रेट लेंथ। दूसरा, हाईली कॉइल्ड है, ये कॉम्पैक्ट है, छोटे से एरिया में ये अरेंज, कॉइल्ड स्टेज। तीसरा, जो इनका इनर सरफेस है, इनर सरफेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। दो नाम रखेंगे, विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अपन को समझ, विलाई एंड माइक्रोविलाई। चलो अब जरूरत पड़ेगी तो हम बात बनाएंगे फिर से, है ना। ड्यूडेनम सारे एक एक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे क्या करता है। पहले हम विलाई एंड माइक्रोविलाई की बात करें। एक पोर्शन हम बना रहे हैं इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो इनका इनर सरफेस है, इंटेस्टाइनल जो वॉल है, ऐसे आप कुछ बना लो, पूरे सरफेस पे ऐसा ही हो। इनको बोला जाता है विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई एंड माइक्रोविलाई एक्चुअली क्या है वो देखो, एक मैंने बनाया यहां, इसको ध्यान से, इस आउटग्रोथ को बोला जाएगा विलस, सिंगुलर वर्ड है ना। और इनकी जो ब्रांचेस हैं इनको बोला जाएगा माइक्रोविलस। क्या बोलोगे? माइक्रोविलस। विलाई एंड माइक्रोविलाई का पर्पस क्या है, ये इंटेस्टाइन में इस तरह की फोल्डिंग्स क्यों हैं, वो अपन को समझना है। हाँ, इनका काम होता है इन दोनों का टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो डाइजेशन के बाद आपका न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्जन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये एडॉप्टेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो इंक्रीज होता है सरफेस एरिया में, वो लगभग 6 to 7 टाइम्स सरफेस एरिया, कितना गुना? 6 to 7 टाइम्स। मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर 6 मीटर की, विलाई एंड माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से वो कितना हो जाएगी? 36 टू, लेंथ तो 6 मीटर है, अगर हम 6 मीटर की ट्यूब का जो सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 मीटर के हिसाब से आएगा, लेकिन वो 6 गुना हो जाती है। अगर अपन वो सरफेस एरिया जो भी निकालोगे XYZ आएगा, है ना, उसका 6 गुना हो जाएगी। मतलब वो 36 to 42 मीटर ट्यूब जैसा भी है। समझ रहे हो बात? इतना ज्यादा ये हेल्प करता है। ऐसा क्यों है ये भी समझ लो भाई, इतना ज्यादा सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? एब्जॉर्प्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्या है ये एब्जॉर्प्शन? बहुत स्लो प्रोसेस है ना। दो तरह का, दो पॉसिबिलिटी है इसको, मैकेनिज्म को सेट करने के लिए। पहली पॉसिबिलिटी ये कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर दो, सरफेस एरिया नहीं बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े सरफेस एरिया में काम चल जाएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन का जब रेट बढ़ाएंगे तो मिस्टेक्स होने का प्रॉब्लम बढ़ेगा, एरर होने का प्रॉब्लम बढ़ेगा। कोई प्रोसेस जब फास्ट होता है तो एरर होता है, तो मतलब गलत न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में ऐड ऑन हो सकता, ये नेचर कर नहीं सकता। इससे बचने के लिए प्रोसेस को स्लो ही रखा गया। क्या कर दिया गया? सरफेस एरिया बढ़ा दिया, है ना। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, खाते तो बहुत कुछ हो लेकिन सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्ब क्या होता है? जो आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को नीड है, जिसकी जरूरत है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनको सेलेक्ट करके एब्जॉर्ब करने के लिए ये प्रोसेस स्लो करनी पड़ती है, स्लो चलती है। और स्लो प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दो, यही प्रोबेबिलिटी है कि आउटपुट जो होगा वो एक ठीक ठाक आउटपुट आ जाएगा जब सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। या तो प्रोसेस फास्ट करो, प्रोसेस फास्ट का प्रॉब्लम समझ आ गया, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया। चलो, ये तो बात हो गई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एडॉप्टेशन की। इनके पार्ट्स पे जाना है तो इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम है, जजनम है और इलियम है, जो आपने डायग्राम में देखा। अब हम सबसे पहला जो पार्ट है ड्यूडेनम, उसकी बात करते हैं। ड्यूडेनम, सबसे पहली बात तो यही नोट करनी है कि ये फर्स्ट पार्ट है किसका?
स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, पहला हिस्सा है। अगर इनके शेप की बात करोगे, इसका शेप है कैपिटल सी शेप्ड। कैसा शेप है? कैपिटल सी शेप्ड। ड्यूडेनम में लीवर एंड पैंक्रियाज, कौन कौन सी ग्लैंड? लीवर एंड पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो यहीं आके ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है फूड के साथ, है ना। लीवर एंड पैंक्रियाज सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू इट, इस हिस्से में ऐड कर, किस डक्ट के थ्रू ये ऐड करती हैं वो भी, इनटू इट बाई अ डक्ट कॉल्ड हिपैटोपैंक्रियाटिक। इसका नाम क्या है? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हाँ, दोनों का सिक्रेशन। अब वही हमें समझना है क्या है इसमें ऐड ऑन करने का। लीवर का सिक्रेशन को हम बोलते हैं बाइल। क्या बोलोगे? बाइल जूस। जो लीवर सिक्रीट करता है उसको क्या बोलोगे? बाइल जूस। लीवर हमारा टू लोब्ड है, दो लोब में डिवाइडेड है, तो दोनों लोब से एक एक डक्ट आती है जो इधर आके अपना ड्यूडेनम में खुलती है। जो लेफ्ट लोब से आती है इसको बोला जाता है लेफ्ट, और राइट से जो आती है इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स जो हैं ये आपस में जुड़ एक हो जाती है, तब इनको बोला जाएगा। इस हिस्से में देखो, ये राइट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जुड़ के एक डक्ट हो गई, है ना। तब इस डक्ट को बोला जाएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ध्यान से सुनना एक ऑर्गन के बारे में, और एक पाउच जैसा सैक लाइक एक ऑर्गन होता है अपने लीवर के नीचे, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो ये लीवर का बाइल जूस है थोड़ा बहुत ये स्टोर करके रखता है बाइल को, है ना। जब जरूरत होती है तो इस्तेमाल होता है। बाइल जो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्वालिटी क्या कहेंगे, एक फीचर है, ये कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती। कैसी है? कर्व्ड है ना, सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इस कर्व्ड नेचर के नाते क्या प्रॉब्लम आता है, जब कभी आपने सुना होगा कि ब्लैडर में स्टोन हो गया है किसी के, तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो सीधा ऑपरेट करके इस ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर। ब्लैडर में अगर स्टोन हुआ, किडनी में स्टोन हो जाता है, बॉडी में कहीं भी स्टोन हो, अगर ये ब्लैडर में स्टोन बनता है तो ये बाहर नहीं जा सकता। अगर आप दवाइयां भी लोगे स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व तो हो जाएगा लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये डक्ट ही ऐसी टेढ़ी सी। तो डॉक्टर क्या करता है, काम यही है कि आपने थोड़ा बहुत बाइल स्टोर करा हुआ है, जब आप अचानक से फैटी फूड खाते हो ढेर सारा, तब ये काम आता है, नहीं तो नॉर्मल जिंदगी चलेगी। जब इनका ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, उनको डॉक्टर बड़े क्लियर वर्ड्स में बोलता है कि आपको फैटी फूड नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, मतलब थोड़ा बहुत खा सकते हो, ज़्यादा खाओगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि बाइल सिक्रीशन या बाइल उतना सप्लाई नहीं होता जितना जिनके पास ब्लैडर है, क्योंकि यहाँ स्टोर्ड है ना थोड़ा बहुत, तो आपको अचानक से बहुत सारा जरूरत पड़ा तो मिल जाएगा। ये तो धीरे धीरे जितना बन रहा है उतना ही ऐड होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इसकी। तो इसकी डक्ट का नाम समझ आ गया क्या? सिस्टिक डक्ट। जब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट से जुड़ जाता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट मिल जाती है, जुड़ जाती है, तब इस डक्ट का नाम हो जाता है बाइल डक्ट, या कहीं कहीं पे मिलेगा कॉमन बाइल डक्ट। एंड बाइल डक्ट जो होगा वो, अब यहीं पे हमें थोड़ी देर रोकना है, आगे अब हम थोड़ा सा दूसरे ग्लैंड के ऊपर आएंगे, पैंक्रियाज के ऊपर। पैंक्रियाज इस हिस्से में है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक एक ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, वो ग्लैंड का नेचर के बारे में बात करेंगे। इनकी जो डक्ट है इसको बोला जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट। बहुत सारी डक्ट इसमें आके मिलती हैं तो एक कॉमन डक्ट बनती है पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट से जब बाइल डक्ट दोनों जुड़ जाते हैं, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, तब इसको बोला जाएगा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। वर्ड या लिखो, या फिर एम्पुला भी कहीं कहीं मिले, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला या फिर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। आप अभी डक्ट उतना उसमें नहीं जाना है,
एंड दिस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। कहाँ जाके ओपन होता है? ड्यूडेनम। इस तरह से लीवर का जो भी सिक्रीशन है बोले तो बाइल जूस, एंड पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन है जिसे हम बोलेंगे क्या? पैंक्रियाटिक जूस, इधर आपका ड्यूडेनम में ऐड ऑन किया जाता है, फूड को ऐड किया जाता है। अभी पैंक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या फंक्शन है, बाइल जूस का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फंक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी ये ऑर्गन्स का बात समझ आ गया? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ड्यूडेनम एक्चुअली मेन साइट है डाइजेशन का। ड्यूडेनम में मेनली डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम बोला और ड्यूडेनम के बारे में हमने बात कर ली है, ये डिस्कस हो चुका है। इनका मेन फंक्शन नोट कर लेना जरूर। यहाँ पे मेनली ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है, और एक और बात याद रखना है, मैक्सिमम डाइजेशन इसी पार्ट में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है जजनम। ठीक है, जजनम की जब बात करेंगे तो ये सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मेजर पार्ट है ना। मेक्स मेजर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक। एंड वही विलाई एंड माइक्रोविलाई इधर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट विलाई एंड माइक्रोविलाई। एंड नेक्स्ट इसका जो मेन फंक्शन है वो जरूर याद रखना। जब मेन फंक्शन पूछा जाए, इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा नहीं है कि डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन भी होता है, बहुत कम होता है ना। मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन अलोंग विद डाइजेशन। डाइजेशन भी चलता है इधर। नेक्स्ट जो पार्ट है आ जाता है इलियम। इलियम के बारे में अब वही बात लिखोगे, पहला तो मेक्स मेजर पोर्शन एंड अगेन हाईली कॉइल्ड, ये भी है। विलाई एंड माइक्रोविलाई इधर भी प्रोमिनेंट है। एंड माइक्रोविलाई, ठीक। और इनका भी मेन फंक्शन देखेंगे तो इनका मेन फंक्शन क्या? फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ही है। एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो, इलियम जो है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इलियम के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट लिखोगे, opens into ileum open into large intestine, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, ठीक है। ब्रैकेट में लिखे ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है सीकम, ठीक। और उसके बाद जब अपन ने डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसा डायग्राम, इसको अपन इरेज कर लेते हैं। सीकम हम ऐसा कुछ एक पाउच देखते हैं, ब्लाइंड सैक जैसा स्ट्रक्चर है ये, और
इलियम यहीं आके कहीं ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस ओपनिंग को बोला जाता है इलियोसिकल ओपनिंग। एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ इंस्फिंक्टर, इधर भी इंस्फिंक्टर होता है इनकी इस ओपनिंग के ऊपर, और इस इंस्फिंक्टर का नाम लिखते हैं इलियोसिकल इंस्फिंक्टर। इलियोसिकल इंस्फिंक्टर, ठीक। इलियोसिकल इंस्फिंक्टर करता क्या है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, once into large intestine through ileocecal opening that is guarded by, और इसका जो इलियोसिकल इंस्फिंक्टर, हेडिंग बनाओ लार्ज इंटेस्टाइन। अरे शुरू कर लो, लार्ज इंटेस्टाइन खत्म नहीं हो जाएगा ऐसे। लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ये तो मुझे नहीं लिखवाना है ना कि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, लेंथ क्या होता है, यानी ये सब सारी चीजें हो गई है ना। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक बात समझ लेना, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। जब अपन ने डायग्राम बनाया था तो ऐसा कुछ बनाया था, ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है ना, ऐसा कुछ हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई सेपरेशन है, सेपरेशन नहीं होता, ये तो हमने ऊपर का सरफेस दिखाने के लिए ऐसा होता है। ऐसे एक्चुअली वो पाउच पाउच सा होता है। इसको एक को बोला जाता है हॉस्ट्रा, ये एक तरह का एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन किस बात के लिए है समझना इसको, जब इस तरह का पाथवे हो, एक मान लो कि आपकी ये वाली ट्यूब हो सेम डायमीटर के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं हो, यूनिफॉर्म डायमीटर हो। जब इसमें कोई फूड मटेरियल मूव करना चाहेगा तो आसानी से मूव करेगा, लेकिन जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए, ट्यूब ऐसा हो जाए, बीच बीच में ऐसे कंस्ट्रिक्शन से आ जाए, मतलब यहाँ डायमीटर ज़्यादा है यहाँ कम हो जाए, तो जो मटेरियल इसमें फ्लो होता है वो यहाँ पे उसको ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। जो स्पीड ऑफ फ्लो होता है दैट गेट्स स्लो, वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। समझ रहे हो बात को? एंड ये क्यों है? ये इसलिए है वाटर एंड मेनली वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे उसमें जो हमारा बॉडी वाटर जितना चाहिए होता है वो आसानी से टाइम मिल जाता है एंड वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हॉस्ट्रा का एडॉप्टेशन थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करें तो पहला जो पार्ट है दैट इज अ सीकम। पहला हिस्सा क्या बोलते हैं? सीकम। और सीकम के लिए एक दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लो। सीकम में आके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है, ये तो पक्की बात है, ये तो हो चुका अभी जस्ट पीछे। स्मॉल इंटेस्टाइन opens in it, open in it, ठीक। और ये सीकम एक ब्लाइंड सैक है। कैसा सैक है? ब्लाइंड सैक। इट इज अ ब्लाइंड सैक। अब ये ब्लाइंड सैक क्या होता है? ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है जिस सैक का एक ओपनिंग हो और दूसरा ओपनिंग ना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे तो सीकम फर्स्ट पार्ट है और ऐसा अपन ने कुछ बनाया था, तो यहाँ आके स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो जा रहा है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो कुछ इस तरह से अपना हम बनाते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला,
ये इधर ही ओपन होता है, इधर कोई ओपनिंग नहीं है, इस तरफ कोई ओपनिंग नहीं है ना। तो इसलिए इसको हम ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसके पास एक आउटग्रोथ होता है ना। इट हैज अ सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ। सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ को ऐसा लिख लेना, वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म का मतलब हुआ वॉर्म लाइक, इंसेक्ट लाइक। सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ, वर्मी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये पार्ट को बोला जाता है, ठीक। एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का जो बात अपने बारे में समझना ह्यूमन बॉडी में, ये एक नॉन फंक्शनल ऑर्गन है। इट इज अ नॉन फंक्शनल ऑर्गन। इसका मतलब हुआ, इसको हम एक और नाम देते हैं, हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका अभी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन प्रेजेंट है। ये फंक्शनल है कहाँ पे, ये हम अपन को बात समझनी है। इट इज फंक्शनल इन हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं, जो घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल है ना, उनमें ये फंक्शनल है। इनका फंक्शन क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। इसके फंक्शन की जब बात करोगे तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का जो फंक्शन है, फंक्शन की बात करोगे तो इट सिक्रीट्स सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, वो यही सिक्रीट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। अब एक बात यहाँ पे समझ लो, हाँ ये समझ लो, जो हमारा ह्यूमन है, मीन्स जो ओमनीवोर्स है ना, कौन से, जो ओमनीवोर्स हैं, इनके केस में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, या हम लिखे यहाँ पे पूरा लिख लें, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, दैट इज द स्टार्च। क्या है, स्टार्च। तो हम आप स्टार्च का डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास है। लेकिन जब हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करते हैं, इनका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, इनका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, दैट इज द सेलुलोज। तो इनके पास स्टार्च है नहीं, स्टार्च मेन सोर्स है नहीं कार्बोहाइड्रेट। ऐसा हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाते हैं जिसमें उनको घास खाना है। हर प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो वो घास फूस खा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, सेलुलोज ही मिलेगा, उसको ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, हम स्टोर्ड फूड खाते हैं। प्लांट का मेनली क्या खाते हैं, स्टोर्ड फूड। और प्लांट की बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में वो स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो हमारे लिए जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हुआ, वो क्या हुआ, स्टार्च है। इसलिए हमारे पास ये नॉन फंक्शनल है, हमें सेलुलोज डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन धीरे धीरे वो काम करना बंद कर दिया। जैसे जैसे हमने अपना फूड हैबिट चेंज किया, फूड हैबिट समझ रहे हो, हमने जैसे अपना खाने का पैटर्न धीरे धीरे चेंज किया, वो नॉन फंक्शनल। कार्निवोरस में बिल्कुल नहीं, नहीं ग्लाइकोजन। वो कार्निवोरस क्या खाता है, फ्लेश खाता है। एंड एनिमल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नहीं, उनको तो जरूरत ही नहीं है, उनमें क्या फंक्शनल होएगा, है ना। हाँ, इन हम हिस्ट्री में कभी सोचेंगे तो
हो सकता है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो हर्बीवोर्स रहे होंगे उनमें ये फंक्शनल रहा होगा। फ्यूचर में फंक्शनल इट मे बी, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर का सिचुएशन कैसा है ना। तो ये जरूर बात क्लियर है कि अगर हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है तो हमारा कोई एंसेस्टर ऐसा था, हमारे एंसेस्टर हर्बीवोरस थे, ये बात पक्की है। अगर नहीं होते तो आज हमारे पास ये अपेंडिक्स नहीं होता। समझ आ गई बात? ठीक है। अब क्या होता है, एक बीमारी भी नाम सुना होगा आपने, अपेंडिक्स, है ना। कई बार जो फूड आता है आपका इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, वो इधर इस सीकम के वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वाले पार्ट में स्टक कर जाता है, फंस जाता है। क्या कर जाता है? फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो वहां पे उसका हो जाता है डिकम्पोजिशन, एंड देन आपको वहां पे होगा इन्फ्लेमेशन होगा, पेन फील होगा, एंड देन आप कहोगे क्या कि हमें डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर वो चेक वेक करेगा, देखेगा कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है देन वो अगेन यहाँ से कट करके हटा देगा, परमानेंट इलाज। क्योंकि आपको जरूरत है ही नहीं तो इसको कट करके वो रिमूव कर देता है ना। जब ये इन्फेक्शन हो जाए, फूड when food gets stuck, ये लिख लो, when food get stuck into appendix then causes inflammation and that is called अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स कोई नाम नहीं है बीमारी का, बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस। वर्मीफॉर्म अपेंडिस या अपेंडिसाइटिस बोल लो, है ना, लेकिन अपन लोग कॉमन वर्ड अपेंडिक्स बोल लेते हैं, है ना। तब इसको बोला जाता है अपेंडिसाइटिस। ठीक है। और इसका इलाज क्या है? परमानेंट इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। सर्जिकल रिमूवल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। फूड इधर से आगे निकल गई क्योंकि ब्लाइंड सैक है ना, ये इधर इसको सील भी करेंगे, ऐसा नहीं काट के छोड़ दिया, सील भी करेंगे। स्टिचिंग ऐसा थोड़ी होगा काट के छोड़ देंगे यार, फिर तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। अरे भाई आपको एक दो जगह स्टिचिंग लग जाता है तो वो परमानेंट, वो जब हीलिंग हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, वो कैसे टूटेगी, है ना। आपकी बॉडी हील भी तो कर सकती है। अरे जैसे मुझे यहाँ पे स्टिच लगी है तो स्टिचिंग वजह थोड़ी है कि वो कभी फट जाएगी, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना। तो ये सीकम की बात हो गई, कहानी डिस्कस कर लिया है। आज हमें कोलन एंड रेक्टम को डिस्कस करना है। कोलन एंड रेक्टम को डिस्कस करना है। देखो कोलन के लिए 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लो। इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये मेजर पोर्शन है कोलन, ठीक है। यहां पे ये लिख लो मेजर पोर्शन, इट मेक्स मेजर पोर्शन। और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो आपका है असेंडिंग कोलन, दूसरा पार्ट है ट्रांसवर्स कोलन, एंड थर्ड वन इज द डिसेंडिंग कोलन। ये जो हम नाम दे रहे हैं ये किसके बेसिस पर है? इसका बेसिस यहीं पे लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड, ऐसा लिखना, मूवमेंट ऑफ फूड। फूड का मूवमेंट
बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड, किस डायरेक्शन में फूड मूव कर रहा है, इसके बेसिस पर हम ये तीनों पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। तीनों पार्ट्स में हम कोलन को डिवाइड करते हैं। और कोलन का फंक्शन की बात की जाएगी तो मेन फंक्शन इनका है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर फंक्शन यहाँ पे लिख के आप नोट कर लेना, फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक। और दूसरा आप ये कह सकते हो कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ, इसी की बात है, जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इसी को आप ऑब्लिक करके लिख लो, सॉलिडिफिकेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक, ये इनका मेन फंक्शन है। कोलन की बात हो गई, डायग्राम आपने बना ही रखा है। लास्ट जो पार्ट है रेक्टम, रेक्टम की बात नोट करो। एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक, या हम सैक ना बोलकर बोले तो इधर पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसका मेन काम है टेम्परेरी स्टोरेज करता है ये फीसेस को। क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस। फंक्शन यहां पे नोट करना, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस। एंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखना है, जो फीसेस है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, देयर इज अ डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। उनका थोड़ा सा माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है, डीकम्पोजिशन होता है, एंड डीकम्पोजिशन की वजह से फीसेस हैज अ स्मेल। जो स्मेल वो गंदी सी होती है ना, दैट स्मेल इज ड्यू टू डीकम्पोजिशन, है ना। वो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए वो अपना एक स्मेल आता है ना। इधर हम लिखेंगे पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। रेक्टम जो है वो आगे चल के ओपन होता है एक कैनाल में, एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एनल कैनाल। एंड एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ पोर कॉल्ड एनस, उसको हम एनस बोलते हैं। रेक्टम open through anal canal या open into anal canal through, या छोड़ो यहीं पे एनल कैनाल बस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम एनल कैनाल को डिस्कस करेंगे। हाँ, एनल कैनाल की जो बात करते हैं वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। रेक्टम जो है एनल कैनाल के थ्रू जो ओपन होता है आउटसाइड, इट हैज टू इंस्फिंक्टर, दो इंस्फिंक्टर्स होते हैं, एक इनर इंस्फिंक्टर एंड ये आउटर इंस्फिंक्टर। इनर इंस्फिंक्टर आपका
इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर, मीन्स इस पे आपका विल पावर नहीं काम करता, ठीक है, आप इसको, इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आउटर स्फिंक्टर आपका वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री होता है, बट एडल्ट्स में, चाइल्डहुड में, इन्फेंट्स में ये भी इनवॉलेंट्री होता है, ठीक। जैसे ही फीसेस हमारा रेक्टम में फिल हो जाता है तो रेक्टम की वॉल के पास इंस्फिंक्टर होते हैं, दैट इंस्फिंक्टर सेंड मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन मैसेज भेजता है किसको, इन इंस्फिंक्टर्स को, दे गेट्स रिलैक्स्ड, इंस्फिंक्टर रिलैक्स होता है एंड वो हमारा जो फीसेस है वो गेट्स पास आउट, वो आराम से पास आउट हो जाता है। बचपन में जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये इनर आउटर इंस्फिंक्टर भी इनवॉलेंट्री होता है, तो उन पे उनका विल पावर नहीं काम कर रहा है, तो वो अगर एनस को लगा कि सफिशिएंट फीसेस है, मैसेज ब्रेन को गया, ब्रेन ने सिग्नल दिया इंस्फिंक्टर्स को, इंस्फिंक्टर ओपन, फीसेस पास आउट, वो चाहकर भी नहीं रोक सकते, इसलिए उनकी कभी कभी चड्डी खराब हो जाती है, कभी कभी क्या खराबी हो जाती है, तो डाइपर लगा देते हैं कि जिससे रिप्लेस कर लिया जाए। अपने पास क्या क्वालिटी है, इनर इंस्फिंक्टर आपका भी इनवॉलेंट्री है, इस फीसेस भरा, मैसेज गया, मैसेज आया, ये रिलैक्स हुआ, वो ट्राई टू पास आउटसाइड, बट आउटर इंस्फिंक्टर पे आपका विल पावर काम करता है, तो ट्राई टू कंट्रोल कि रुक जा भाई, अभी कमोड तक तो पहुंचने दे। वो उधर पहुंचने के बाद जब सेट हो जाता है देन आप आपकी विल पावर के हिसाब से, हाँ ठीक है आप जाने दो, वो उधर पास हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और बात याद रखनी है, पेरिस्टालिसिस की जो हम बात स्टार्टिंग में करे थे, है ना, ये इस पार्ट में भी पेरिस्टालिसिस होता है, बट देयर इज अ स्लोवेस्ट पेरिस्टालिसिस, सबसे धीमा पेरिस्टालिसिस रेक्टम में होता है ना, स्लोवेस्ट पेरिस्टालिसिस टेक्स प्लेस, सबसे धीमा पेरिस्टालिसिस इधर होता है, एंड इसी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की मदद से हम फीसेस को बाहर करते हैं, है ना। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मींस इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ से, तो फीसेस बाहर, एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट प्रेशर पुश देम आउटसाइड, है ना। अब आपने बहुत सारे वो एड्स चलते हैं टीवी पे, पेट सफा टाइप के, चूरन टाइप का, ऐसे कुछ जो आपको एक बार में पेट नहीं साफ होता तो ये खाएं, वो खाएं, ये चूरन लें, एक बार में पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने का मतलब क्या है कि ये रेक्टम से जो फीसेस हैं वो एक बार में ही सारे बाहर नहीं निकल रहे, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में निकलते हैं, किस्तों में आते हैं, है ना। जमाल घोटा में स्फिंक्टर पे कंट्रोल खत्म, वो फीसेस बहुत डाइल्यूट हो जाता है, वो अलग केस है। तो अभी क्या, जो ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है, उन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिनका एक बार में रेक्टम क्लीन नहीं होता, कंप्लीट सारे फीसेस पास आउट नहीं होते, जिनका पेरिस्टालिसिस बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका होता है, स्लोवेस्ट तो वैसे ही होता है, लगभग नहीं होता है, तो उनका फीसेस पास आउट नहीं हो पाता, ठीक। तो ऐसे वो चूरन जो आते हैं, दुनिया भर के जो ऐड चल रहे हैं, वो खाने को दिया जाता है जिससे थोड़ी सी पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी इस रेक्टम की बढ़ जाए, है ना। वो पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी ऑफ द रेक्टम को इम्प्रूव करता है। अब थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी तो पेट एक बार में फीसेस बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है।